हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने हमारा चौथा अध्याय प्रारंभ किया था जिसका नाम है कृषि। और आज हम इसके 5वें भाग को प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो प्रारंभ करते हैं अध्याय 4 के भाग 5 को। बच्चों, अब तक हमने देखा कि भारत कृषि पर किस प्रकार से बहुत ज़्यादा निर्भर है। कृषि यहाँ का प्राथमिक क्रिया माना जाता है। कृषि से जो उत्पादन होते हैं वह किस में प्रयोग होते हैं? वह खाद्यान्न के उत्पादन के लिए, कच्चे माल उद्योगों के लिए, साथ ही साथ कुछ कृषि उत्पादों का प्रयोग निर्यात के लिए भी किया जाता है। कृषि के माध्यम से हमने हमारे भारत के अधिकांश जनसंख्या का जीविकोपार्जन भी देखा है। लेकिन कृषि में समय के साथ में बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं भौतिक स्थितियों के कारण ऐसा होता है, साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की वजह से भी कृषि में परिवर्तन आता है। और कृषि में परिवर्तन प्रौद्योगिकी और तकनीकी उन्नति की वजह से भी आता है। हमने बात की कि भारत में 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी की फसल की, खरीफ की फसल की और जायद की फसल की बात की। उसके पश्चात हमने भारत की कुछ प्रमुख फसलों की बात की। भारत में 3 प्रकार की खेती की जाती है, यह भी हमने देखा। पिछले भाग में भी हमने देखा कि भारत की कौन कौन सी अखाद्य फसलें हैं और कुछ अन्य खाद्य फसलों की बात भी की। बढ़ते हैं आगे। भारत की प्रमुख जीविकोपार्जन के साधन के रूप में कृषि में सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास सुधार के लिए किए जा रहे हैं और किन किन प्रयासों की अभी भी आवश्यकता बनी हुई है। क्या भारत की सरकार के प्रयास पर्याप्त हैं जिससे कि भारत की कृषि में सुधार हो रहा है, या फिर कुछ अन्य आवश्यक कदम भी भारत की सरकार को उठाने चाहिए। साथ ही साथ हम जीन इंजीनियरिंग की और कार्बनिक खेती भारत में किस प्रकार से प्रगति कर रही है उसकी बात भी करेंगे। तो शुरू करते हैं भारत की सरकार के प्रयासों से। तो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार की बात करते हैं। तो भारत में तकनीकी सुधार भी हुए हैं और संस्थागत सुधार भी हुए हैं जो भारत की सरकार ने समय समय पर किए हैं, जिसमें कि हम हरित क्रांति की और श्वेत क्रांति की बात कर सकते हैं। लेकिन यह जो कदम है यह पर्याप्त नहीं थे। इनमें भी बहुत सारी कमियां थी जिनको कि भारत के किसान उनका लाभ नहीं उठा पाए। तो हम बात करेंगे भारत की 60% से भी अधिक आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो इस प्रकार से यह एक बहुत बड़ा प्रतिशत है भारत की जनसंख्या का जो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। इस कारण कृषि का विकास करना भारत की सरकार की एक प्रमुख आवश्यकता हो जाती है, एक प्रमुख जिम्मेदारी और कर्तव्य हो जाता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में भारत की सरकार ऐसे प्रयास करती है जिससे कि भारत में कृषि में संस्थागत सुधार हो और तकनीक और प्रौद्योगिकी का विकास भी हो और भारत के जो किसान हैं इस तकनीक का प्रयोग अपनी खेती में करें, इस विकास का, इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपनी खेती में करें। तो स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार करने के लिए क्या किया गया? तो जोतों की चकबंदी की गई, सहकारिता और जमींदारी आदि की समाप्ति की गई। यानी कि सहकारिता की समाप्ति की गई, जमींदारी प्रथा जिससे कि भारतीय किसानों को हानि हो रही थी और वह कर्ज के बोझ के तले दब जाते थे या कई सारी अन्य समस्याओं से घिर जाते थे या गरीबी का सामना करते थे, उसकी समाप्ति भारत की सरकार कर देती है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद में किसानों के पक्ष में भारत की सरकार कदम उठाती है। आदि की समाप्ति करने के लिए भारत की सरकार जो है प्राथमिकता से कदम उठाती है स्वतंत्रता के पश्चात में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की यदि बात करें तो हम कहेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि को हमेशा प्राथमिकता दी गई और यह प्रारंभ कब से हो जाती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही ऐसा करना भारत की सरकार प्रारंभ कर देती है। तो इसके माध्यम से प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह था भूमि सुधार के कार्यक्रम, भूमि सुधार के लिए नीतियां बनाना और योजनाओं का निर्माण करना। तो इस प्रकार से जब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो वह भूमि सुधार पर मुख्यतः केंद्रित थी। इसके अलावा जब हम 1960 और 70 के दशकों की बात करते हैं तो उस समय पर भारत की सरकार कई सारे कृषि सुधार कार्यक्रम लेकर के आती है और इनमें हम बात कर सकते हैं पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित और श्वेत क्रांति की। तो इनके माध्यम से भी 1960 और 70 के दशक में भारत की सरकार कृषि सुधार या कृषक सुधार के प्रयास करती है और भारत में हरित क्रांति लाई जाती है और भारत में श्वेत क्रांति भी लाई जाती है जो कि दुग्ध से संबंधित थी, दुग्ध उत्पादन
उत्पादन से संबंधित थी और इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। जैसे ही कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ भारत की सरकार के द्वारा की जाती है और यह रणनीतियां आगे भी जारी रहती हैं, तो हम कहते हैं 1980 और 90 के दशक की बात। तो 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और इसमें भी संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर यह आधारित था। तो हम कह रहे हैं 1960 और 70 के दशक में भी भारत की सरकार कृषि सुधार के लिए कार्यक्रम बनाती है और हरित क्रांति लेकर के आती है। साथ ही साथ श्वेत क्रांति भी भारत में लाई जाती है, फिर वह जारी भी रहता है। जब हम 1980 और 90 के दशक की बात करते हैं तब संस्थागत और तकनीकी सुधार भी भारत की सरकार कृषि सुधारों में सम्मिलित करती है। उसके बाद में कुछ प्राकृतिक समस्याओं के सुलझाने के लिए भी भारत की सरकार कृषकों की मदद करती है और उन्हें ऋण भी उपलब्ध करवाती है। तो प्राकृतिक जो भी आपदाएं आती हैं, चाहे वो सूखा हो, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे वह चक्रवात हो, आग हो या बीमारी के लिए फसल का बीमा तथा किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा देने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है, सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है और बैंकों की स्थापना भी की जाती है। तो इस प्रकार से यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है जिससे कि किसानों का सुधार हो सकता है, उनकी स्थिति और गरीबी में परिवर्तन आ सकता था। तो इस प्रकार से ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना और बैंकों की स्थापना के माध्यम से किसानों की स्थिति में सुधार के प्रयत्न भारत की सरकार करती है। और साथ ही साथ किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करती है और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू करती है। तो यह भी प्रमुख योजनाओं में शामिल है जिनसे कि कृषकों के सुधार के प्रयास भारत की सरकार करना प्रारंभ करती है। तो ऐसी कौन सी दो योजनाएं हैं, तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो है कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल थी। इसके अलावा आकाशवाणी के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से भी किसानों की सहायता के कार्यक्रम चलाए गए। तो हम बात करते हैं आकाशवाणी की। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए कार्यक्रम और बुलेटिन कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। तो यह भी क्या है, भारत की सरकार इन कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वह आकाशवाणी हो चाहे वह दूरदर्शन हो, भारत की सरकार किसानों तक अपने संदेश पहुंचाकर उन्हें जागरूक करने का कार्य कर रही थी, उनको मौसम की जानकारी से अवगत करवाने का कार्य कर रही थी ताकि वह मौसम के अनुसार जो है फसलों को बोएं और इसका लाभ लें, यानी कि मौसम विज्ञान का लाभ प्राप्त करते हुए वह अपनी कृषि को उन्नति पर आगे ले जाएं। इसके अलावा किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए भी न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। तो यह भी भारत की सरकार बिचौलियों से मुक्त करवाने के लिए और दलालों से मुक्त करवाने के लिए यह घोषित करती है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो कृषि का क्या योगदान है हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार के क्षेत्र में और उत्पादन में। तो हम बात करेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में एक बड़ा योगदान है क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है क्योंकि अभी भी भारत में जो 52% जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है। तो हम बात कर सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के बाद भी 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए कृषि रोजगार और आजीविका का साधन ही थी। तो इस प्रकार से कितनी प्रतिशत जनसंख्या, देश की 52% जनसंख्या जो है वह कृषि पर ही निर्भरता दिखा रही है। तो यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस कारण यदि हमें भारत की इस 52% जनसंख्या को गरीबी की मार से बचाना है, उनका विकास करना है, उनको विकास की प्रक्रिया में शामिल करना है, तो हमें कृषि का विकास करना ही होगा। तो इस कारण भारत की 52% जनसंख्या के सुधार के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नति के लिए कृषि का सुधार आवश्यक हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में तो वृद्धि होती है, यानी हमारी जीडीपी में तो वृद्धि होती है, लेकिन इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से यह एक
विरोधाभास है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है लेकिन रोजगार के क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहे। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश, यानी कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन कृषि में जो है जीडीपी में कृषि का जो भाग है वह धीरे धीरे घट रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध, इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट आएगी जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि का विकास होना भी आवश्यक है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश चिंता का विषय है और यदि कृषि का इसी प्रकार से अंश घटता गया, इस प्रकार से हिस्सेदारी जीडीपी में कम होती गई, तो हम क्या कहेंगे कि अब आने वाले समय में कृषि पर निर्भर जो भी लोग हैं उन पर भी संकट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे कृषि का अंश जीडीपी में बढ़ाना ही होगा। भारत सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए हैं, यानी कि कृषि की जो स्थिति है उसमें आधुनिकता लाने के लिए, तकनीक का प्रयोग बढ़ाने के लिए, प्रौद्योगिकी सुधार करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास भारत की सरकार समय समय पर करती गई है। और इसमें हम कहेंगे भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कि कृषि में कौन कौन से अनुसंधान हुए हैं और कृषि में भारतीय कृषि में सुधार के लिए अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने का कार्य इसके माध्यम से किया जाने लगा। और साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालयों या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना भी भारत में की गई, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें कि भारतीय नागरिक इस विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि में पढ़ाई कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं और किस प्रकार के विकास के कार्यक्रम चलाने चाहिए, भारतीय कृषि में कौन कौन से सुधार अपनाने चाहिए, यह सभी इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से संभव हो सकता है। साथ ही साथ भारत में पशु चिकित्सा सेवाओं को भी प्रारंभ किया गया, पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना भी की गई। साथ ही साथ बागवानी विकास के लिए भी भारत की सरकार ऐसे संस्थाओं की स्थापना करती है। मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकार जो है कृषि में आधुनिकीकरण के लिए इन विश्वविद्यालयों की स्थापना करती है, इन संस्थाओं की स्थापना करती है। ऐसे संस्थानों के माध्यम से भारत के नागरिकों को इस प्रकार की शिक्षा देती है जिनसे कि इन शिक्षण के माध्यम से वह कृषि के प्रति नई तकनीकों को अपना सके, नई प्रौद्योगिकी को अपना सके और भारत में कृषि सुधार हो, भारत में कृषक सुधार हो सके। तो हमने बात की भारत की सरकार की ऐसे ही प्रयास जिससे कि भारत में कृषि आधुनिकता आ सके। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम देखते हैं वैश्वीकरण की वजह से और भूमंडलीकरण की वजह से कुछ परिणाम जो है सकारात्मक हैं और कुछ इसके नकारात्मक परिणाम भी हैं। जैसे कि सकारात्मक परिणामों की यदि हम बात करें तो भारत में वैश्विक रूप से कौन सी फसलें भारत की भूमि के लिए, भारत की मिट्टी के लिए, भारत की मौसम और जलवायु के अनुसार लाभदायक है, हमने उन सभी फसलों को भारत में बोना प्रारंभ किया है। लेकिन भारत की फसलें, जो यहाँ की फसलें थी, वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती हैं। यह इसका नकारात्मक प्रभाव भी है, यानी कि वैश्वीकरण पूरी तरीके से भारत में नहीं आ पाया है और हम इसके सकारात्मक पक्षों को पूरी तरीके से भारत में नहीं देख पा रहे हैं। तो यह क्या है, भारत पर वैश्वीकरण का भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। वैश्वीकरण की घटना उपनिवेश काल से ही मौजूद है और इसमें हम बात कर सकते हैं कपास की। तो बात करते हैं कपास। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार से अंग्रेज जो थे उन्होंने, अंग्रेज व्यापारियों ने भारत के कपास को अंग्रेजी उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया था। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं 1990 की, तो 1990 में वैश्वीकरण आता है, भारत में उदारीकरण लाया जाता है। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई और नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। जब भारत के बाजार में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के बाजार वैश्विक वस्तुओं के लिए खोल दिए गए, उस समय पर भारत के किसान नई चुनौतियों का सामना करते हैं। कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों की कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वैश्वीकरण में भारत सम्मिलित होता है, लेकिन भारत
के किसान जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्वयं को ठहरा नहीं पाते और वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, उस प्रतियोगिता में अपने स्थान को सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में भारत के किसान जो है पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास में अच्छी तकनीक नहीं है, अच्छी प्रौद्योगिकी नहीं है और भारत की सरकार के कुछ सहायता कार्यक्रम भी उनके लिए लाभदायक अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। यदि भारतीय कृषि को हमें सक्षम बनाना है, यदि हमें भारतीय कृषि को आगे लाना है, भारतीय कृषि में विकास को जोड़ना है, तो उसके लिए हमें भारत के बड़े किसानों के स्थान पर भारत के जो छोटे किसान हैं उनके विकास को देखना होगा। तो इस कारण हम कहेंगे यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है और लाभदायक बनाना है भारत के विकास के लिए, तो आवश्यकता है कि भारत की सरकार सीमांत और छोटे किसानों पर ध्यान दे और सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने पर भारत की सरकार का जोर होना चाहिए। तो इस प्रकार से किन की स्थिति सुधारने पर भारत की सरकार को जोर देना चाहिए, तो हम बात करेंगे सीमांत किसानों की, हम बात करेंगे छोटे किसानों की, जिससे कि भारत की सरकार कृषि के माध्यम से भारत के विकास को सुनिश्चित कर सकती है। हरित क्रांति भी भारत में विवादों में घिरी रही और ऐसा इसलिए था बच्चों कि यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा था और रसायनों के अधिक प्रयोग की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा था, हमारी जैव विविधता पर भी संकट आ गया था। तो इस कारण हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वह पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। तो हम कहेंगे हरित क्रांति विवादों में घिर जाती है और ऐसा इसलिए है कि रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा था, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि की जाए और साथ ही साथ जल भृतों के सूखने की समस्या भी उत्पन्न होने लगी थी और हमारी जैव विविधता भी विलुप्त होने लगी थी और इन सभी कारणों से भूमि का निम्नीकरण होता है। तो इस कारण हरित क्रांति जो है विवादों में घिर गई थी। उसके पश्चात हम जीन क्रांति की बात करते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या है? तो बच्चों जीन क्रांति आपसे पूछा जाएगा। यह एक संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। इसे बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जाना जाता है। संकर बीजों का प्रयोग करके खेती करना और साथ ही साथ आजकल कार्बनिक कृषि का अधिक प्रचलन है। कार्बनिक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक खेती, तो यह क्या है? तो कार्बनिक खेती जो है उसके माध्यम से हम कहेंगे कि उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग इसमें नहीं होता है, जैसे कि कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना यह की जाती है। तो इसलिए यह पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। तो इसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं होता, वह क्या कहलाती है? कार्बनिक खेती कहलाती है। इसमें किसी भी प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग भी नहीं होता, प्राकृतिक उर्वरकों का और प्राकृतिक खादों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारी जोतों का, हमारी भूमि के, हमारे खेतों का आकार जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इनकी वजह से, क्योंकि हमारे पास में भूमि सीमित है, तो भारत के किसान उसी भूमि से, उसी सीमित भूमि से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं और इसके कारण भारत के किसान रासायनिक खादों का और इस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। लेकिन यह भूमि की निम्नीकरण के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है और धीरे धीरे भूमि जो है उसको हानि होती है और उत्पादन आने वाले समय में घटता हुआ जाता है। तो हम कहेंगे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार को, जोतों का जो आकार है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो घटते आकार को जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो हम क्या कहेंगे? भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। यानी कि वैसे भी जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है, खेतों का आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और उस पर भारत के लोगों की जो निर्भरता है या उस भूमि पर जो है जिन परिवारों की निर्भरता है वह बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या उस पर बढ़ती जा रही है, जनसंख्या का दबाव इन जोतों पर बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ भारत में अधिकांशतः भारत की भूमि पर जो किसान हैं वह किसकी खेती करते हैं? खाद्यान्नों की ही खेती करते हैं और इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। यदि भारत के किसान इन खाद्यान्नों के स्थान पर कुछ अन्य फसलें बोते हैं जिनसे कि उन्हें अन्य लाभ हो सके, वह व्यापार किया जा सके या फिर उसे बेचा जा सके,
तो इसके माध्यम से उन कृषकों का लाभ हो सकता है, उन कृषकों को इस व्यापार के माध्यम से वह फसल को बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन भारत में मुख्यतः समस्या यह है कि खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन होता है, तो इस कारण भारत के किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलों को उगाना चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी, इससे मुनाफा भी ज़्यादा होगा और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं कि फलों के लिए और औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, फूलों, सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो बहुत कम सिंचाई में भी ऐसी फसलें उगाई जा सकती हैं। लेकिन भारतीय किसान जो है इन सूचनाओं से, इन जानकारियों से पूरी तरीके से अवगत नहीं है, अभी भी उनमें जागरूकता की कमी है। इस कारण भारत की सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि इस प्रकार की जानकारियों से भारतीय किसानों को अवगत करवाया जाए, जिससे कि वह कृषि में सुधार कर सकें और अपने उत्पादन को बढ़ा सकें, अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। तो हम बात करते हैं फलों में औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और ऐसी जानकारियां हमें हमारे भारतीय किसानों को देनी आवश्यक हैं। साथ ही साथ जो भारत की जलवायु विविधता है वह भी हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन फिर भी भारत में कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है। तो भारत में जो जलवायु विविधता है का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो हमारी जलवायु विविधता जो है वह भी हमारे लिए लाभदायक है और हम यहाँ पर कई प्रकार की फसलों को बो सकते हैं जो कि हमारे कृषि के विकास में, हमारे किसानों के विकास में योगदान दे सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भारत में कृषि के लिए क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या संस्थागत सुधार और प्रौद्योगिकी और तकनीकी सुधार किए गए। भारत की सरकार समय समय पर इसके लिए क्या क्या प्रयास करती है, उन्होंने किस प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया और आज भी भारतीय किसानों की स्थिति क्यों अच्छी नहीं है, और उसके लिए यानी इन किसानों की सुधार के लिए भारत की सरकार के प्रयत्नों के साथ साथ भारत के किसानों को भी जागरूक होना चाहिए और उन्हें कृषि से संबंधित जो भी वैश्विक प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्हें स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी जागरूक होना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में कृषि का विकास, कृषि में सुधार के उपाय, इन सभी पक्षों को जाना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।